हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एमएससी मैथ्स के अंदर जो एनईपी के अंडर में कोर्स चल रहा है वो हमने स्टार्ट किया है, जिसके थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसका हम सबसे पहले पेपर नंबर 1 फ्लूइड डायनामिक्स कर रहे हैं, जिसका ये लेक्चर नंबर 5 है। तो हम आज के इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, कंडीशन फॉर बाउंड्री सरफेस देखने वाले हैं। उसके बाद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बाय लैग्रांजियस एंड यूलरियंस मेथड डिराइव करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले कंडीशन फॉर बाउंड्री सरफेस देख लेते हैं। अब पहले देख लेते हैं कि कंसेप्ट क्या है बाउंड्री सरफेस का। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई फ्लूइड है, जैसे कि हमारे पास कोई भी फ्लूइड है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई भी फ्लूइड है, वो फ्लो कर रहा है स्टैटिक पोजीशन पे है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका कोई सरफेस फॉर्म हो रहा होगा, जिस भी फॉर्म में हो, चाहे ऐसे हो या इरेगुलर शेप में हो, वो सरफेस फॉर्म हो रहा होगा। तो बाउंड्री सरफेस पर जो कंडीशन रहने वाली है वो इसके अंदर हम कंसिडर करेंगे। अब स्टूडेंट्स, इसमें एक दो तीन बातें आपको माइंड में रखनी है कि फ्लूइड जो है वो हो सकता है स्टैटिक हो सकता है फ्लो कर रहा हो, और जो सरफेस है वो हो सकता है स्मूथ सरफेस हो, लाइक इस तरह से बन गया, या फिर समथिंग लाइक दिस, इस तरह से बना हुआ है, या फिर हो सकता है वो इरेगुलर हो, जस्ट लाइक दिस, कुछ भी इरेगुलर सरफेस हो सकता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्लूइड एंड द सरफेस विल बी मेंटेन्ड इफ द फ्लूइड एंड द सरफेस हैव सेम वेलोसिटी अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस। तो इन्होंने क्या बोला है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी फ्लूइड है, मतलब यहाँ पे हमने कंसिडर करा है फ्लूइड, और उसका कोई सरफेस है, तो फ्लूइड और सरफेस के बीच में कॉन्टैक्ट जो है, मतलब जो दोनों आपस में टच है, फ्लूइड भी और सरफेस भी आपस में टच जब तक रहेंगे जब तक जो वेलोसिटी है फ्लूइड की जो वेलोसिटी है और जो सरफेस की वेलोसिटी है वो दोनों सेम रहेगी। ठीक है, अलोंग नॉर्मल टू द सरफेस, मतलब सरफेस हमारा इस डायरेक्शन में है तो उसका नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। तो अलोंग द नॉर्मल ऑफ द सरफेस, मतलब दोनों आपस में अगर कॉन्टैक्ट में रहेंगे, दोनों मतलब फ्लूइड और सरफेस दोनों चीज आपस में कॉन्टैक्ट में तभी रहेंगी जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो। मतलब एक यहाँ पे ऐसे फ्लूइड है और यहाँ पे सरफेस है, दोनों फ्लो कर रहे हैं, तो दोनों कॉन्टैक्ट में तभी रहेंगे जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगा। वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो ये फ्लूइड है, फ्लूइड की वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, सरफेस की वेलोसिटी कम रह जाती है। ठीक है, स्टार्टिंग में तो दोनों कांटेक्ट में है, लेकिन इस तरह से फ्लो करने लगेंगे, मतलब एक जो फ्लूइड है वो आगे निकल गया और सरफेस पीछे रह गया, मतलब इन दोनों का जो कांटेक्ट है वो खत्म हो गया। इससे हमें क्या पता चला कि जो फ्लूइड है और सरफेस है दोनों आपस में कांटेक्ट में तभी रहेंगे जब दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम है अलोंग टू दी नॉर्मल टू दी सरफेस। ठीक है, अब हम एक डायग्राम कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई भी फ्लूइड है फॉर एग्जाम्पल, और ये उसका सरफेस फॉर्म कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमने कोई भी पॉइंट पी आर्बिट्री चूज कर लिया, आर्बिट्री मतलब रैंडमली हमने कोई भी पॉइंट चूज कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, लेट पी बी एन आर्बिट्री पॉइंट ऑन द बाउंड्री सरफेस। बाउंड्री सरफेस पे हमारे पास कोई भी पॉइंट पी है। ठीक है, वहाँ पे हमने एक फंक्शन कंसिडर करा है एफ आर कॉमा टी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये एफ हमने फंक्शन मान लिया है जो किस किस के फंक्शन होने वाला है, पोजीशन और टाइम के रेस्पेक्ट में हमारा फंक्शन होने वाला है, जिसे हमने इक्वल्स टू 0 मान लिया है। ठीक है, अब जो हमारे पास एक बाउंड्री सरफेस है, ये यहाँ पर हमारे पास फ्लूइड फ्लो कर रहा है और ये बाउंड्री सरफेस है। हमने कंडीशन पढ़ लिया कि बाउंड्री सरफेस को कब होगा, बाउंड्री सरफेस जब फ्लूइड और सरफेस के बीच में जो कॉन्टैक्ट तब तक बना रहेगा जब तक दोनों की जो वेलोसिटी वो सेम रहने वाली है, मतलब अलोंग टू दी नॉर्मल टू दी सरफेस। तो हमारे पास नॉर्मल किस तरह से जाएगा, आउटवर्ड हमने एक नॉर्मल वेक्टर चूज कर लिया, अलोंग टू दी नॉर्मल टू दी सरफेस ये होने वाला है। ठीक है, और यहीं से हमने दो वेलोसिटीज और कंसिडर करी है, एक वेलोसिटी क्यू कंसिडर करिए, एक वेलोसिटी यू कंसिडर करिए। क्यू क्या है, क्यू इज द फ्लूइड वेलोसिटी, क्यू हमारी जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी है, और यू हमारी सरफेस की वेलोसिटी है। ठीक है, यू हमारी सरफेस की वेलोसिटी। अब जो एन है वो हमारे पास नॉर्मल कांस्टेंट है, मतलब हमने नॉर्मल सरफेस के अलोंग नॉर्मल एक कांस्टेंट वेक्टर चूज कर लिया जो यूनिट होता है। ठीक है, अब हमने कंडीशन फॉर बाउंड्री सरफेस के लिए क्या देखा कि फ्लूइड और सरफेस आपस में कांटेक्ट में तभी रहेंगे जब दोनों की वेलोसिटी सेम रहने वाली है। तो उससे हम क्या कह सकते हैं कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ सरफेस इज इक्वल्स टू नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, मतलब जो सरफेस की जो वेलोसिटी होगी नॉर्मल अलोंग टू नॉर्मल टू दी सरफेस, वही वो इक्वल किसकी होगी, फ्लूइड की वेलोसिटी के, जो नॉर्मल टू दी सरफेस होगा। ठीक है, तभी तो वो दोनों कांटेक्ट में रहने वाले हैं फ्लूइड और सरफेस। तो दोनों की जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ सरफेस होगी वो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड के इक्वल होगी। ठीक है, नॉर्मल इसलिए लिया है क्योंकि हमें पता है कि जब नॉर्मल टू दी सरफेस होने वाली है वेलोसिटी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो सरफेस की हमने जो वेलोसिटी है वो हमने यू मानी है, यू इज द वैल्यू सरफेस वेलोसिटी, तो यू की मल्टीप्लाई कर देंगे हम नॉर्मल कंपोनेंट में, दैट इज एन में। ठीक है, एन हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है, उसके बाद यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है, उसके बाद फ्लूइड की वेलोसिटी हमने क्या मानी है क्यू, और नॉर्मल कंपोनेंट है तो क्यू की एन में मल्टीप्लाई कर दी, चाहे हम इसे ऐसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 इसे कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या लेके चले हैं, एज डेल एफ इज अ नॉर्मल टू दी सरफेस दिस। अब हमने क्या करा कि हमारे पास जो ये फंक्शन हमने कंसिडर करा था एफ आर कॉमा टी इक्वल्स टू 0, ठीक है, उसका हमने नॉर्मल वेक्टर यहाँ पे तो जो हमने डायग्राम में शो करा वो हमने n कंसिडर करा था, बट एक्चुअल में फंक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास नॉर्मल वेक्टर होने वाला है वो डेल एफ होने वाला है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि डेल एफ जो है वो नॉर्मल है इस सरफेस की। ठीक है, तो n और डेल एफ बोथ आर पैरेलल वेक्टर्स। अब देखो हमारे पास n जो था वो हमने ऐसे था, अब हम उसे अगर फंक्शन के अकॉर्डिंग इस सरफेस के अकॉर्डिंग लेकर चलते हैं तो हमारे पास सेम एक और वेक्टर आएगा जो नॉर्मल होगा सरफेस के, जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये नॉर्मली होने वाला था दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो गए, यहाँ पे ये लिखा है
दिस इंप्लाइज कि n एंड डेल f बोथ आर पैरेलल वेक्टर्स, दोनों पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे। अब जब दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं दोनों को आपस में एक्सचेंज भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब तो देन हम क्या लिख सकते हैं, q इंटू डेल एफ इक्वल टू u इंटू डेल एफ। ठीक है, n की जगह पे हमने डेल एफ से रिप्लेस कर दिया, इसी हमने इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लिया। अब नाउ पॉइंट p r कॉमा t मूव टू द पॉइंट q r प्लस डेल r प्लस t कॉमा t प्लस डेल t। मतलब अब इन्होंने क्या कहा है कि जैसे वेलोसिटी हमारी है फ्लूइड की भी या सरफेस की भी, तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि जब हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट p चूज किया था वो हमारा थोड़ा सा डिस्प्लेस होकर q पॉइंट पर आ गया है। ठीक है, ये q बहुत हमने यहाँ पे नोटबुक पर दिखाया है तो थोड़ा बड़ा दिख रहा है, बट ये बहुत मिनिमल है, बहुत स्मॉल है। ठीक है, अगर जब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे चेंज हुआ है तो इसमें पोजीशन में जो डिफरेंस आया है वो क्या आया है, r प्लस डेल आर, मतलब डेल आर और इंक्रीज हो गया है उसकी पोजीशन। ठीक है, और टाइम में क्या चेंज आया है, डेल टी, मतलब थोड़ा सा डेल टी मिनिमल टाइम इंक्रीज हो गया है, मतलब इतने टाइम में उसने इतनी डिस्प्लेसमेंट कर लिया। ठीक है, तो कितना क्या हो गया हमारे पास, नाउ द पॉइंट पी आर कॉमा टी, जो हमारे पास पॉइंट था वो मूव कर दिया पॉइंट क्यू पर, जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं फंक्शन किस किस का होने वाला है, आर प्लस डेल आर और टी प्लस डेल टी का। ठीक है, और ये जो मूवमेंट हुआ है डेल टी टाइम में हुआ है। ठीक है, अब जो हमारे पास फंक्शन, अब जो हमारे पास पॉइंट था, देखो पी पॉइंट हमारे इस फंक्शन पर लाई कर रहा था, इस सरफेस पर, जिसकी हमने इक्वेशन इस तरह से दी थी। ठीक है, अब पी जो पॉइंट है वो मूव करके क्यू पर आ गया। अब जो क्यू पॉइंट है वो भी तो हमारा इसी सरफेस पर लाई कर रहा है, हमने बस यहाँ पे यही लाइन लिखी है कि सिंस क्यू ऑल्सो लाइज ऑन द सरफेस दिस, जब क्यू भी इस पॉइंट पर लाई करता है तो हम क्या कह सकते हैं, देखो हमारे पास एफ आर कॉमा टी इक्वल टू 0 था, एफ आर कॉमा टी इक्वल टू 0 था, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एफ आर प्लस डेल आर कॉमा टी प्लस डेल टी इक्वल टू 0 जाएगा दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहले दोनों सरफेस पर ही पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। अब पहले वाला पॉइंट जब सरफेस पर लाई कर रहा था तो उसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ रही थी, तो दूसरा वाला पॉइंट भी अगर सरफेस पर लाई करेगा तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास 0 होगी, तो हमने यहाँ पे यही कंडीशन लिख दिया। ठीक है, अब हमें टेलर्स थ्योरम क्या पता है कि हमारे पास कोई फंक्शन है x प्लस एच वाई प्लस के, जहाँ पे फंक्शन तो x और y का है और h और k मिनिमल डिस्टेंस है, मतलब थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए हम जब टेलर्स थ्योरम एक्सपेंड कर देते हैं तो हमारे पास क्या फंक्शन आता है कि एफ एक्स वाई प्लस एच डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस के डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस डॉट डॉट चलती रहती है टर्म्स। ठीक है, तो हम अगर टेलर्स थ्योरम अपनी इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो आर और टी का है और इसमें मिनिमल चेंज जो हुआ है वो डेल आर और डेल टी का हुआ है, तो हम उसी फॉर्म में एक्सपेंड कर देंगे। देखो डेल एफ, देखो एफ आर प्लस आर कॉमा टी तो हमारे पास ऐसे ही आ गया, यहाँ पे एक्स और वाई का फंक्शन था और हमारे पास यहाँ पे आर और टी का फंक्शन है प्लस। अब सेकंड वाली के लिए लेके चलते हैं, हमारे पास फर्स्ट चेंज क्या था, यहाँ पे एच है, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट चेंज डेल आर है, तो डेल आर और डेल एफ आ गया। देखो डेल एफ ओवर डेल एक्स था, मतलब यहाँ पे हम करेंगे डेल एफ ओवर डेल आर। ठीक है, तो हमारे पास वो बन जाएगा डेल एफ। ठीक है, मतलब जो फंक्शन है उसे डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन, तो पोजीशन के टर्म में जब उसे डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास डेल एफ बन जाएगा प्लस फिर के, यहाँ पे हमारे पास सेकंड वाला चेंज था, हमारे पास सेकंड वाला चेंज क्या डेल टी है, तो हमने यहाँ पे डेल टी लिख दिया इंटू डेल एफ ओवर डेल टी लिख दिया। ठीक है, पहले यहाँ पे भी हमारे पास डेल एफ ओवर डेल आर था जिसकी वैल्यू हमारे पास डेल एफ आ गई है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये इक्वल टू 0 हो गया है। अब इक्वल टू 0 हो गया, अब देखो हमें ये ऊपर से पता है कि जो है ये एफ आर कॉमा टी इक्वल टू 0 है। देखो हमने यहाँ पे लिखा है एफ आर कॉमा टी इक्वल टू 0 है, जब हमारे पास ये फंक्शन ऑलरेडी 0 है और ये पूरा का पूरा इक्वल टू 0 है, तो हम इसे क्या इंप्लाई कर सकते हैं कि वाले जो टर्म बची है ये भी हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अब जब ये इक्वेशन इक्वल टू 0 आ गई तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इस वाले जो फंक्शन है, ये वाली जो टर्म है, इसे हम यहाँ पे माइनस में लेके जा सकते हैं। हमने बिल्कुल नेक्स्ट साइड यही करा है कि डेल एफ ओवर डेल टी इक्वल टू माइनस का डेल आर ओवर डेल टी इंटू डेल एफ। देखो यही लिखा हुआ है, डेल एफ ओवर डेल टी इक्वल टू माइनस का डेल आर ओवर डेल टी डेल एफ। ठीक है, अब देखो डेल आर ओवर डेल टी क्या होता है, हमारे पास वेलोसिटी तो है, आर हमारे पास पोजीशन है, पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमारे पास वेलोसिटी है, तो यू डेल एफ लिख दें, यू डेल एफ लिख दें या फिर क्यू डेल एफ लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ये वेलोसिटी है, ये जो हमारे पास चेंज हो रहा है ये पोजीशन के लिए हो रहा है, पोजीशन यहाँ पे एक्स वाई जेड सबके लिए दे रखी है। ठीक है, तो यू लिखने से बेटर हमारे पास क्यू लिखना बेटर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्यू लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, देखो अब हम क्या करते हैं, ये जो माइनस साइन है इसे यहाँ पे ना रख के इसके साथ लगा लें, तो क्यू डेल एफ इक्वल टू माइनस का डेल एफ ओवर डेल टी हो गया, या फिर हम कहें तो दोनों साइड हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई। दिस इंप्लाइज हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हमने अपना डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, और डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला कैसे, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, देखो यहाँ पे हमारे पास डी ओवर डी टी इक्वल टू डेल ओवर डेल टी प्लस क्यू डेल इंटू फाई था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फाई फंक्शन में चल रहा है, अब यहाँ पे हमने सेम चीज रिप्लेस कर दी है विद फंक्शन एफ। ठीक है, एफ फंक्शन में रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे सॉरी एफ आएगा। ठीक है, तो हमारे पास बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला आ गया है, वो इक्वल टू हो गया है हमारे पास 0। अब इसको अगर हम एक्सपेंड कर दे तो हमारे पास क्या होगा, डेल ओवर डेल टी हमारे पास एज इट इज रहेगा, क्यू को हम अलग अलग कोऑर्डिनेट एक्सिस में या अलग अलग कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में डिवाइड कर देते हैं, तो यू डेल ओवर डेल एक्स प्लस वी डेल ओवर डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल ओवर डेल जेड इंटू एफ इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द सर्फेस टू बी अ पॉसिबल फॉर्म ऑफ बाउंड्री सर्फेस। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन हो गई बाउंड्री सर्फेस के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। बस नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बाय यूलर्स मेथड। ठीक है, अब हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी निकालेंगे सबसे पहले यूलर्स मेथड से और फिर नेक्स्ट टॉपिक में निकालेंगे लैग्रांजियस मेथड से। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, कंसीडर फिक्स्ड क्लोज्ड सरफेस एस इंक्लूडिंग अ वॉल्यूम वी इन द रीजन ऑक्यूपाइड बाय अ मूविंग फ्लूइड। मतलब हमारे पास कोई भी एक सरफेस है, मतलब एक सरफेस है
वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, स्फेरिकल, सर्कल, वो इस सर्कल तो नहीं 3D होगा, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, क्यूबिकल, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। हम स्फेरिकल मान के चलते हैं फॉर अवर कन्वीनियंस, ठीक है। तो हमने एक फिक्स्ड सरफेस कंसिडर कर लिया है जिसका हमने नाम दिया है एस, इंक्लूजिंग अ वॉल्यूम वी, इसके अंदर जितना भी हमारे पास फ्लूड है उसकी जो वॉल्यूम है वो हमारे पास वी है, ठीक है, इन द रीजन ऑक्यूपाइड बाय अ मूविंग फ्लूड, और जो फ्लूड है वो मूव कर रहा है, ठीक है, इस सरफेस के अंदर ही अंदर, ठीक है। लेट एन बी ए यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर ड्रॉन ऑन द सरफेस एलिमेंट डीएस। अब हम ये जो हमने सरफेस लिया है इसके अंदर से एक छोटा सा डीएस एलिमेंट हम कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारे पास है डीएस एलिमेंट, ठीक है। यहाँ से हमने एक यूनिट वेक्टर लिया है नॉर्मल आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड हमने एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर लिया है जिसे हमने एन, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करा है, वेयर फ्लूड वेलोसिटी इज क्यू। हमने यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट ले लिया है डीएस, एक नॉर्मल आउटवर्ड वेक्टर ले लिया है एन, और ये हमारे पास टोटल सरफेस है एस, इसकी जो अंदर वॉल्यूम है फ्लूड की वो वी है, ठीक है। ऑल्सो जो हमारे पास फ्लूड की वेलोसिटी, अंदर जो फ्लूड है वो फ्लो कर रहा है, तो फ्लूड जो फ्लो कर रहा है जिस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है उसका जो वैल्यू है वो स्मॉल क्यू है, और जो फ्लूड की डेंसिटी वो हमारे पास रो है, ठीक है। हमने सारी चीज़ अपने आप से लेट कर ली है। अब हम क्या लेके चलेंगे, इनवर्ड नॉर्मल वेलोसिटी इज, अब हम अंदर जो चल रही होगी उसकी नॉर्मल वेलोसिटी, मतलब फ्लूड अंदर फ्लो कर रहा है तो अंदर फ्लो करने की जो नॉर्मल वेलोसिटी होगी फ्लूड की वो कितनी होने वाली है। देखो फ्लूड की वेलोसिटी हमारे पास क्यू है, ठीक है, और नॉर्मल फ्लो कर रहा है मतलब एन, बट यहाँ पे इन्वर्ट कर रहा है और हमने जो नॉर्मल वेक्टर लिया है वो आउटवर्ड लिया है, मतलब माइनस का एन क्यू आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया है इनवर्ट, ठीक है। अब मास ऑफ द फ्लूड एंटरिंग अक्रॉस द सरफेस एस इन द यूनिट टाइम इज, ठीक है। अब देखो हमारे पास हमने कोई भी सरफेस कंसिडर करा है, फ्लूड से फ्लो कर रहा है उसमें हमने कोई सा भी सरफेस कंसिडर कर लिया। अब देखो उसके अंदर कुछ ना कुछ मास जो फ्लूड फ्लो कर रहा है तो कुछ मास हमारा निकल रहा होगा, कुछ मास हमारा ऐड हो रहा होगा, मतलब फॉर एग्जांपल इस तरह से हमारा फ्लूड फ्लो कर रहा है और हमने उसमें से एक छोटा सा सरफेस एरिया, क्लोज सरफेस एरिया कंसिडर कर लिया है, तो उसमें जो फ्लूड है वो फ्लो तो कर रहा है बट कुछ निकल रहा होगा, कुछ एंटर कर रहा होगा। तो हमने क्या करा कि जो फ्लूड एंटर कर रहा है उसका मास कितना होगा अलॉन्ग सरफेस एस इन यूनिट टाइम, मतलब यूनिट टाइम में कितना मास उसके उस सरफेस के अंदर एंटर कर रहा होगा, वो किस तरह से देंगे। देखो मास के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो सबको पता है मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हमारे पास मास होता है, और दूसरा क्या फॉर्मूला होता है मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वेलोसिटी इनटू एरिया, ठीक है। जब हमारे पास वॉल्यूम की बजाय वेलोसिटी और एरिया हो तब हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, डेंसिटी की मल्टीप्लाई कर देते हैं वेलोसिटी और एरिया में, मतलब एरिया जितने एरिया में हमारे पास जितनी वेलोसिटी से फ्लूड एंटर कर रहा है वो हमारे पास वॉल्यूम बन जाती है, ठीक है। ये इसको ही डिराइव करके जब एक्सटेंड कर दे तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ जाता है, तो हम पहले ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और बाकी बाद में ये वाला भी फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो हम जो करने वाले हैं यहाँ पे मास वो हम एरिया के अकॉर्डिंग हम लेने वाले हैं मास को, तो हमारे पास मास कितना हो जाएगा। देखो डेंसिटी हमने रो कंसिडर करी है ऑलरेडी, ठीक है। वेलोसिटी हमने इनवर्ट नॉर्मल वेलोसिटी कितनी है माइनस का एन क्यू। इनवर्ट क्यों लिए, क्योंकि जो हमारा फ्लूड है वो अंदर जो हमने सरफेस एलिमेंट लिया है उसके अंदर आ रहा है, तो इसलिए हमने इनवर्ट नॉर्मल वेलोसिटी लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी हो गई हमारे पास माइनस का एन क्यू, और एरिया हमारे पास डीएस हो गया क्योंकि हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट के ले लिया। देखो यहाँ पे हमने बना रखा है स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए, तो हमारे पास हो गया डीएस, ठीक है। अब माइनस का साइन हम बाहर ले लेते हैं इंटीग्रल से, एन क्यू रो इंटू डीएस, ठीक है। इंटीग्रल हमने लिया है क्योंकि हमने कंसिडर तो हम छोटा एलिमेंट लेके चल रहे हैं, बट हम जब ओवरऑल लेंगे, जब हम पूरा ओवरऑल मास लेंगे तभी तो हमें पूरा पता चलेगा, और ओवरऑल के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, माइनस हमने बाहर ले लिया, अंदर ये वैल्यू बची, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि एन को हम डेल से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। हमने पीछे भी करा है, ठीक है, जिसमें हमने एन को डेल एफ से रिप्रेजेंट कर दिया था क्योंकि हमारे पास उस टाइम बाउंड्री के लिए हमने एक फंक्शन कंसिडर करके चल रखा था। यहाँ पे हमने कोई फंक्शन कंसिडर नहीं कर रखा, तो हमने जो एन है उसे हमने डेल से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अभी हमने इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, मास ऑफ द फ्लूइड विद इन द वॉल्यूम वी इज। अब हमने एक तो फॉर्मूला इससे निकाला मास का, ठीक है, मास की वैल्यू हमने इस वाले फॉर्मूले से निकाली। अब दूसरे हम वॉल्यूम वाले से निकालते हैं, तो जो हमारे पास वॉल्यूम है इसके अंदर मान लो हमने डीएस एलिमेंट लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास छोटा सा एलिमेंट डीएस है, इसके अंदर जो वॉल्यूम होगी वो हमारे पास डीवी होगी। तो डीवी के अंदर जो हमारे पास वॉल्यूम होने वाला है वो रो इंटू डीवी होने वाला है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, रो इंटू डीवी, ठीक है। और हमें ओवरऑल पूरे सरफेस के लिए लेना है, मतलब जितनी भी हमारे पास टोटल है, तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितनी है, वी है। तो इंटीग्रल कर दिया ओवर ऑल वॉल्यूम, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हमारे पास ये हो गया। अब देखो ये भी हमारे पास मास है, ये भी हमारे पास मास है, बस डिफरेंस कितना है कि ये एरिया के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल हो रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ जनरेशन ऑफ फ्लूइड विद इन द वॉल्यूम इज, अब जो हमारे पास फ्लूइड जनरेट हो रहा है वॉल्यूम के अंदर वो हमारे पास किस तरह से दिया जाएगा। देखो हमने रो इंटू डी वी हमने लिया था, इंटीग्रेशन करा था विद रेस्पेक्ट टू वी, ओवरऑल वी, और हमने उसमें रेट ऑफ जनरेशन लिया है, मतलब डेल ओवर डेल टी से हम उसे डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये चीज़ अंदर चली जाएगी इंटीग्रल के, तो डेल रो ओवर डेल टी इंटू डी वी हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ओवर ऑल वॉल्यूम, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन नंबर 1 आ गई है और इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। इक्वेशन 1 कौन सी थी, जो हमने वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, पहले हमने सरफेस के रेस्पेक्ट में की थी, और जब हमने एन को डेल से कन्वर्ट करा था तो हमारे पास जो सरफेस था वो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 थी,
जो हमने सरफेस के लिए ली थी, बाद में हमने वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया, और इक्वेशन नंबर 2 आ गई है जो हम ऑलरेडी वॉल्यूम के लिए लेके चले हैं, रेट ऑफ जनरेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या लेके चले हैं, हेयर लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज हैज बीन टेकन बिकॉज द सरफेस इज स्टेशनरी। अब हम क्या लेके चलेंगे, हमने अब पिछले लास्ट लेक्चर में दो रेट ऑफ चेंज हमने डिस्कस किए थे, लोकल रेट ऑफ चेंज एंड इंडिविजुअल रेट ऑफ चेंज। तो यहाँ पे हमारे पास जो सरफेस है वो स्टेशनरी है, तो हम क्या लेके चलते हैं, लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज। जो सरफेस है स्टेशनरी का मतलब क्या है, लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज क्या था, हम उसमें क्या कर रहे थे कि हमने कोई भी एक पोजीशन फिक्स कर ली थी और उस पर रेट ऑफ चेंज डिस्कस कर रहे थे फ्लूइड का। ठीक है, और इंडिविजुअल में क्या था कि हमने फ्लूइड का कोई पार्टिकल फिक्स कर लिया था। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे सरफेस फिक्स है, मतलब हमारे पास पोजीशन फिक्स है, इसलिए हम लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज लेके चलेंगे। ठीक है, तो उससे हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज करेंगे, दोनों मास रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास इंटीग्रेशन हो गया v डेल रो व डेल टी इंटू डी वी इक्वल्स टू माइनस का इंटीग्रेशन v। ठीक है, हमारे पास ये वाली कंडीशन आ गई है, डेल रो क्यू डी वी। ठीक है, हमने यहाँ पे एन डी एस मतलब जो नॉर्मल वेक्टर था और जो एलिमेंट था स्मॉल एलिमेंट डी एस था उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब रिप्लेस कर दिया किससे, डेल डी वी से। ठीक है, मतलब हमने अगर हम सरफेस की कहीं पे भी नॉर्मल वेक्टर निकल रहा है उसमें हम सरफेस की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आएगी विद रेस्पेक्ट टू डेल ऑपरेटर। ठीक है, तो हमने उससे रिप्रेजेंट कर दिया, तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन हो गया अब ये सरफेस की बजाय यहाँ पे हमारे पास सरफेस के अकॉर्डिंग चल रहा था, यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो हमने ये इसके इक्वल आ जाएगा, इक्वेशन 1 और 2 से दोनों चीज आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे नेगेटिव में था, यहाँ पे हम पॉजिटिव में लेके आ जाएंगे, पॉजिटिव में लिया और डेल भी दोनों में है तो डेल भी को हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या कंडीशन बची, इंटीग्रेशन करा ओवर ऑल वॉल्यूम। ठीक है, डेल रो ओवर डेल टी बचा प्लस इंटीग्रेशन तो हमारे पास कॉमन है ही बाहर, यहाँ पे बचा डेल रो इंटू क्यू, डेल रो इंटू क्यू ब्रैकेट 1 और डी वी इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे हमने इसे नेगेटिव था इधर पॉजिटिव में लेकर तो हमारे पास 0 बचा। ठीक है, अब देखो हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास जो एस है वो आर्बिट्री, मतलब हमने जो सरफेस चूज करा था वो हमारे पास आर्बिट्री था, ऐसा कोई फिक्स नहीं था, हमने रैंडमली चूज किया था, तो उसके अंदर जो वॉल्यूम होगी वो भी आर्बिट्री होने वाली है। आर्बिट्री का मतलब क्या है कि हमने कभी तो सरफेस को इतना बड़ा चूज कर लिया है और कभी इतना सा चूज करा है, तो वो आर्बिट्री हो गया। अब जो उसके अंदर वॉल्यूम होने वाली है वो भी तो आर्बिट्री होने वाली है, इसमें बहुत सारी वॉल्यूम होने वाली थी और इसमें छोटे से में हमारे पास कम वॉल्यूम होने वाली है, तो वी भी हमारे पास आर्बिट्री है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास इंटीग्रेशन है उसे हम हटा सकते हैं, तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, यहाँ पे लिखा हुआ है सो इंटीग्रेंट वैनिशेस, हमने इंटीग्रेंट को हटा दिया, हमारे पास ये कंडीशन आ गई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दिस इज यूलेरियंस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और इक्वेशन ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसे हम कहते हैं यूलेरियन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, या फिर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में कि डिराइव इक्वेशन ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, तो उसके लिए भी आपको यही डेरिवेशन करना है, इसे इक्वेशन ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन ही बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने यूलेरियन का कौन सा मेथड यूज करा है, यूलेरियन कहता है कि हम एक फिक्स्ड पोजीशन पर जो फ्लूइड है उसे स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे हमने लोकल टाइम का यूज करके हमने फिक्स्ड पोजीशन को ही तो स्टडी किया, तो इसलिए हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आई है ये यूलेरियन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आई है। ठीक है, अब इसके अलावा आपसे और ज्यादा एक्सपेंड करवाने के लिए आपसे ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि अल्टरनेट फॉर्म निकाली यूलेरियन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। अल्टरनेट फॉर्म के लिए कुछ नहीं करना, बस 3 लाइन ही और करनी है। देखो क्या किया है हमने यहाँ पे, डेल रो ओवर डेल टी हमारे पास एज इट इज रहा है, प्लस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये जो डेल ऑपरेटर है इसे दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, तो हमारे पास ये एक तरह से डिफरेंशिएशन ही तो होता है, तो हमने एक बार रो को एज इट इज रखा है और डेल क्यू कर दिया है, और एक बार क्यू को हमने एज इट इज रखा है और डेल रो कर दिया है, इक्वल्स टू हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ से डेल को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों में से रो को हम कॉमन ले लेंगे और हमारे पास ये चीज हमारे पास एज इट इज रहेगी। ठीक है, और ये क्या चीज होती है, ये हमने डिटर्मिनेशन फाइंड किया था, डेरिवेशन फाइंड किया था हमने जब एक्सेलरेशन के लिए डेरिवेशन किया था। देखिए यहाँ पर हमने फाइंड करा है डी ओवर डी टी इक्वल्स टू डेल ओवर डेल टी प्लस क्यू डेल। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसे रिप्लेस कर दिया किससे, इस पूरे को डी ओवर डी टी से। ठीक है, डिफरेंशिएशन हो गया रो का मतलब डेंसिटी का प्लस रो डेल क्यू इक्वल्स टू 0, तो इसे हम बोलते हैं कि अल्टरनेट फॉर्म में यूलेरियन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। ठीक है, आई होप आपको ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी समझ में आ गई होगी बाय यूलेरियन मेथड। अब हम लैग्रांजेस मेथड से करते हैं, वो तो बहुत ही सिंपल होने वाली है लैग्रांजेस मेथड से। ठीक है, क्योंकि जो यूलेरियन मेथड था वो बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि हम उसमें जो प्लेस है, पोजीशन है, उसे फिक्स करके चलते हैं। ठीक है, उसे फिक्स करने के लिए हमें अलग अलग सरफेस और वॉल्यूम लेकर चलनी पड़ती है। ठीक है, अब लैग्रांजेस के लिए क्या करेंगे, हम पार्टिकल का कोई फ्लूइड का कोई पार्टिकल फिक्स कर लेंगे कि हमें उसको ही स्टडी करना है, उस पार्टिकल को। ठीक है, पूरे फ्लूइड को स्टडी नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, अब लैग्रांजेस मेथड के लिए लैग्रांजेस मेथड से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फाइंड करेंगे। लेट इनिशियली फ्लूइड पार्टिकल बी एट a, b, c एट t इक्वल्स टू t नॉट। हमने क्या मान लिया, अब हमने कोई फ्लूइड पार्टिकल मान लिया जिसकी इनिशियल पोजीशन a, b और c है। ठीक है, एक्स एक्सिस पर a है, y एक्सिस पर b पॉइंट पर है और z एक्सिस पर c पॉइंट पर है। ठीक है, और उस टाइम क्या हो रहा है, t नॉट हो रहा है, वेयर इट्स वॉल्यूम इज dv नॉट। सब कुछ इनिशियल है तो इनिशियल के अकॉर्डिंग टाइम को हमने d नॉट, वॉल्यूम को हमने v नॉट एंड जो डेंसिटी उसे रो नॉट लिया है, और हम छोटा सा एलिमेंट लेके चल रहे हैं इसलिए d v नॉट लिए वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा है, आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम t,
ठीक है। लेट द सेम फ्लूइड पार्टिकल बी एट x, y, z व्हेन इट्स वॉल्यूम इज dv। तो हमने अब क्या करा, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फ्लूइड पार्टिकल था, ठीक है, स्टार्टिंग में वो यहाँ पर था, उसके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो a, b, c थे, ठीक है। अब कुछ टाइम लगा, उसने कुछ टाइम लिया, उसके बाद जो पार्टिकल है वो हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो चेंज होकर क्या हुआ, x, y, z हुए, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास वॉल्यूम टाइम था वो हमारे पास t0 था, और जो वॉल्यूम थी वो हमारे पास dv0 थी, और जो डेंसिटी थी वो हमारे पास ρ0 थी। अब इस पॉइंट पे हमारे पास सब चीज़ चेंज हो जाएगी। देखो टाइम क्या हो जाएगा, हमारे पास t हो जाएगा, जो वॉल्यूम dv0 थी हमारे पास हो जाएगी dv हो जाएगी, और जो डेंसिटी ρ0 थी हमारे पास डेंसिटी हो जाएगी ρ0 नहीं सिर्फ ρ, ठीक है। हमने यहाँ पे बस यही सब चीज़ें लिखी है। लेट द सेम फ्लूइड पार्टिकल बी एट x, y, z, ठीक है। अब हमारा जो पार्टिकल है यहाँ से मूव करके यहाँ पर आ गया है, ठीक है। और वो जो उसके लिए व्हेन इट्स वॉल्यूम इज dv, और उस टाइम इसकी वॉल्यूम जो है dv हो गई है, और वो उसकी जो डेंसिटी है गलती से गलत लिख किया है, डेंसिटी की स्पेलिंग भी गलत हो रही है, डेंसिटी कभी कभी हो जाता है बहुत, ठीक है। तो उसकी जो डेंसिटी है वो रो है, ठीक है। तो मास ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट रिमेन्स इनवेरिएंट ड्यूरिंग इट्स मोशन। अब देखो पहले वाले केस में जो हमारे पास सरफेस था वो वेरी कर रहा था, आर्बिट्री था, तो उसका जो मास है वो हमें अलग अलग कंसिडर करना पड़ा था। अब हमारे पास जो पार्टिकल है वो यहाँ पर भी वही पार्टिकल है और यहाँ पर भी वही पार्टिकल है, सेम पार्टिकल के लिए देखकर चले, तो उसका जो मास है वो सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, बिकॉज हमें पता है कि कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग जो मास है वो ना तो बन सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो जब हमारा मास सेम होने वाला है तो हम क्या लिख सकते हैं, मास हमारे पास क्या होता है, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो हमने रो इंटू dv0 कर दिया, ρ0 इंटू dv0। इनिशियल में हमारे पास मास इतना होने वाला था, और फाइनल में जब वो x, y, z पर पहुंचे तो हमारे पास मास कितना हो गया, रो इंटू dv, ठीक है। अब देखो dv0 हमारे पास क्या होने वाला है, वॉल्यूम एलिमेंट है, हम dv को किससे लिख देते हैं, dv को अगर हमारे पास x, y, z होता है तो हम dx, dy, dz लिख सकते हैं, ठीक है। सेम हमारे पास इनिशियल में abc तो da, db, dc लिख दिया, और यहाँ पे फाइनल में हमारे पास dx, dy, dz से हमने उसे रिप्लेस कर दिया dv और dv0 को, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करा, हमारे पास ये चीज तो हमारे पास एज इट इज सेम रही। अब देखो dx, dy और dz को हम क्या कर रहे हैं, x, y, z को abc की टर्म में अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी, और साथ में अगर ये भी मल्टीप्लाई कर दें, मतलब हम जब इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, जैसे कि हम इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो डेल x ओवर डेल a इंटू डी, तभी तो हमारे पास dx बनेगा, ठीक है। सिमिलरली डेल y ओवर डेल b इंटू db, तभी तो हमारे पास डेल y बनेगा, dy बनेगा। तो हमने इस पूरे को हमने रिप्लेस कर दिया है इससे, ठीक है, इस पूरे से, ठीक है। अब ऐसा रिप्लेस करके हम क्या कर रहे हैं, देखो ये हमारे पास सेम चीज़ रहने वाली है, बिल्कुल सेम है, चाहे तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, काट के नहीं दिखाएंगे बट एक्चुअली में वो कैंसिल आउट ही हो गई है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस ये जो हमारे पास डेल बचा इसे हमने मान लिया जे इक्वल्स टू हमारे पास ये है, तो हमारे पास क्या बचा, देखो ρ0 हमारे पास एज इट इज रहा, इधर रो है और इधर हमने पूरे को मान लिया है जे, ठीक है। तो रो जे इक्वल्स टू ρ0 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है इससे बोलते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बाय लैग्रांजियस मेथड, ठीक है। तो इसे ही हम बोल देंगे ये लैग्रांजियस मेथड से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आई है। तो हमने तीन तरह की इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फाइंड करी है, एक लैग्रांजियस मेथड से जो बिल्कुल सिंपल से है, रो जे इक्वल्स टू ρ0। दूसरी किससे फाइंड करी है, हमने यूलेरियंस मेथड से फाइंड करी है, डेल रो ओवर डेल टी प्लस डेल रो इंटू क्यू इक्वल्स टू 0, ठीक है। तीसरी कौन सी फाइंड करी है, हमने इसकी अल्टरनेट फॉर्म फाइंड करी है ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ गई बाय बोथ मेथड्स, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बाय यूलेरियन मेथड भी आ गई और लैग्रांजियस मेथड भी आ गई है, ठीक है। और हमने इस लेक्चर में क्या डिस्कस करा है, कंडीशन फॉर बाउंड्री सरफेस डिस्कस करी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हम इक्विवेलेंट प्रूव करेंगे, मतलब कि जो हमने यूलर्स मेथड से और लैग्रांजियस मेथड से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फाइंड करी है, दो अलग अलग आई है ना, लेकिन वो दोनों इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो आपस में इक्विवेलेंट है, मतलब वैसे तो अलग अलग है बट जब उनकी वैल्यूज देखेंगे, मतलब जब उनको सॉल्व करेंगे तो उनकी जो वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलर होने वाली है, मतलब इक्विवेलेंट होने वाली है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको हमारी जो वीडियोस है वो समझ में आ रही होंगी, और क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।